नमस्कार, मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। जैसा कि आपको पता है, हम जो है वो सीटेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और साथ में यदि आप एचपीटीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आपके लिए ये क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रहने वाली है। आज की क्लास के सभी क्वेश्चन जो है वो एक तरह से पीवाईक्यू हैं, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये एसएसटी और जीके से रिलेटेड हैं, ठीक है? इसमें नेशनल जीके और इंटरनेशनल जीके दोनों ही रहेंगे और एसएसटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो भी रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहने वाला है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा कारण होता है जिसके कारण जो है वो पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो बनते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि पृथ्वी पर हमेशा दिन नहीं रहता है, या ऐसा क्यों नहीं है कि पृथ्वी पर हमेशा रात ही रहेगी। तो ये ऐसा इसलिए है, पृथ्वी पर दिन और रात बनने का कारण जो है वो है दैनिक गति, ठीक है? पृथ्वी की दैनिक गति जो है उसके कारण जो है वो पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो दोनों बनते हैं, ठीक है? तो आपको पता है पृथ्वी जो है वो धीरे-धीरे घूमती रहती है। मतलब पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह आप कह सकते हो, नीला ग्रह भी हम पृथ्वी को कहते हैं। लेकिन पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है जो बिल्कुल धीरे-धीरे घूमती रहती है और ये जो इसका परिक्रमण है, वो उसको करने में ये लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाती है। इसी कारण जो है हर चौथे वर्ष जो है वो लीप ईयर यानी कि जो 365 दिनों की संख्या है एक वर्ष में वो 366 दिन की हो जाती है हर 4 वर्ष के बाद, क्योंकि 6-6 घंटों को 4 बार जोड़ा जाता है तभी 24 आवर्स बनते हैं, एक दिन और रात बनते हैं। तो वो 4 साल के बाद 366 दिनों की संख्या जो है वो बन जाती है। वैसे तो 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, लेकिन चौथे वर्ष लीप ईयर के दौरान जो है वो इन दिनों की संख्या 366 दिन जो है वो बन जाती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो एक तरह से परिक्रमण जो है वो करती रहती है धीरे-धीरे और इस परिक्रमण को करने में वो 365 दिन और 6 घंटे का समय जो है वो लगाती है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो बनती है, ठीक है? और अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो बराबर कब होते हैं, दोनों ही दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। जैसा आपको पता है कि सर्दियों के दिनों में जो दिन है वो छोटे हो जाते हैं और रातें जो है लंबी हो जाती है। उसी तरह से गर्मियों के दिनों की बात की जाए तो गर्मियों के दिनों में जो सीज़न है समर सीज़न्स, उसमें जो है वो दिन जो है वो लंबा हो जाता है और रात जो है वो छोटी हो जाती है। तो ये ऐसा कौन-सा टाइम होता है जब ये दिन और रात जो है वो दोनों बराबर होते हैं, तो वो है 23 सितंबर का टाइम, ठीक है? 23 सितंबर आपने याद रखना है। इसी तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपने सभी पढ़ लेने हैं पृथ्वी से रिलेटेड, ठीक है? तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, और दिन और रात बराबर कब होते हैं? 23 सितंबर को। और जो है वो पृथ्वी जो है वो अपना परिक्रमण करने में कितना समय लेती है? वो लेती है 365 दिन और 6 घंटे का समय, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? उसी 6 घंटे का ही जो है वो चौथे वर्ष में एक दिन बन जाता है, उसको हम लीप ईयर के रूप में मानते हैं, यानी कि उस ईयर में जो है वो फरवरी में 29th तक डेट जाती है और जो है वो 366 दिन जो है वो हो जाते हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एसएसटी से रिलेटेड और ईवीएस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये पहला भी ईवीएस का है और दूसरा भी ईवीएस का ही क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन-सा है? आई होप ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है और आपने इस क्वेश्चन को पढ़ भी लिया होगा, ठीक है? तो एक तरह से रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन-सा है? अब अच्छा, ग्रहों को अगर आपने देखना है, तो ग्रहों को अगर आप देखोगे तो ग्रहों को किस प्रकार से देखा जाता है कि बड़ा कौन-सा होगा और छोटा कौन-सा होगा? तो ये है हमारा सूर्य, ठीक है? ये हमारा सूर्य है, जो सबसे नज़दीक आएगा वो सबसे छोटा होगा, लेकिन जो सबसे दूर होगा वो सबसे जो है वो बड़ा दिखाई देगा, ठीक है? और बड़ा ही होगा वो ग्रह, ठीक है?
तो ये यहाँ पर अगर बात की जा रही है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बड़ा ग्रह की बात करें तो वो है बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, ठीक है। बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह जो है वो माना जाता है। अच्छा, शुक्र ग्रह की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं सौर मंडल में ग्रहों से रिलेटेड, तो वो बनते हैं शुक्र ग्रह से। क्यों शुक्र ग्रह से? क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह जो है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, और इसको सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है, और उसके बाद भोर का तारा और सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं शुक्र ग्रह से रिलेटेड, ये भी आपने पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट है सभी। और सबसे छोटा मैंने आपको बता दिया बुध है, सबसे बड़ा है बृहस्पति ग्रह है, जिसका उपग्रह है गैगनीमेड्स, ठीक है। गैगनीमेड्स जो है वो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये नेशनल जीके का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल जीके या कह लो इसको। तो ये जीके का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि अगुलहास जो है ये किस महासागर में बनती है। अगुलहास एक महाधारा है, आप कह सकते हो इसको, अगुलहास एक धारा बनती है। ये कौन से महासागर में बनती है ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो ये बनती है हिंद महासागर में, ठीक है। हिंद महासागर में ये अगुलहास नाम की एक धारा जो है ये बनती है, ठीक है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगुलहास आपने याद रखना है, हिंद महासागर से रिलेटेड धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ईवीएस से रिलेटेड, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और बहुत तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से हमारे दो या तीन क्वेश्चन बन जाते हैं कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, अब यहाँ पर परत का नाम दे रखा है, ठीक है। तो परत का नाम दे रखा है क्रोड, ठीक है। पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है, आपको पता है पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं? पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की जो सबसे अंदर वाली परत है, आंतरिक परत क्रोड जिसको हम कहते हैं, और उस वो किस चीज से बनती है, ठीक है, वो किस चीज से बनी है, ठीक है। जो पृथ्वी की सबसे अंदर जाकर परत है वो किस चीज की बनी है, तो वो बनी है लोहा और निकेल से, ठीक है। लोहा और निकेल से ये परत जो है वो बनी है, ठीक है। तो ये धातुएं हैं, ये आपने याद रखनी है, लोहा और निकेल से ये परत जो है वो बनी हुई है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल जीके का ये क्वेश्चन है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है, ठीक है। मैग्नीज जो है वो भारत में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत जो है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? सबसे बड़ा मैग्नीज का उत्पादक जो है वो देश है वो कौन सा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैग्नीज का वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के इसलिए पूछा गया है क्योंकि आपको कंफ्यूजन करना होता है एग्जामिनर ने, कि क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा क्वेश्चन और कंफ्यूजन भी हो जाएगी। तो आपने हमेशा याद रखना है, आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपने याद रखना है भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, और प्रथम स्थान पर है रूसी संघ, ठीक है। रूसी संघ जो है वो प्रथम स्थान पर है मैग्नीज के उत्पादन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जीके का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जीके का ही रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। जो कोयला है वो कौन से देश में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो वो है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका लिखा है, ठीक है। ये जो है देश, ये कोयले के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ये भी जीके का रहने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको जापान का मेन चेस्टर जो है वो कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर जो है ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ओसाका को, ठीक है, ओसाका को। अगर इसी जगह पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक है। मैंने बहुत पिछली जितनी भी क्लासेस हैं उनमें बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ मैं कि भारत का मैनचेस्टर जो है वो कौन से राज्य को कहा जाता है। तो भारत का जो मैनचेस्टर है भारत का, वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, भारत और जापान दोनों का ही मैंने आपको मैनचेस्टर जो है वो बता दिया है कि जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, और भारत का अगर मैनचेस्टर आपसे पूछा जाता है तो वो है
अहमदाबाद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, तो आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संघर्ष के दौरान, जब भारत में संघर्ष हो रहा था, किस चीज का संघर्ष? स्वतंत्रता का संघर्ष, ठीक है। भारत में जब स्वतंत्रता का संघर्ष हो रहा था, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नाम की संस्था जो है वो किसने स्थापित की थी? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछी जाती है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो है ये किसने स्थापित की थी भारत में, जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके दौरान। तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक के साथ जो उपाधि थी, इनको लोकमान्य की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। किस चीज की उपाधि प्राप्त थी? लोकमान्य की उपाधि प्राप्त थी। कई बार इनका नाम लोकमान्य तिलक के नाम से ही लिया जाता था, या बाल गंगाधर तिलक जो है इनकी पूरा नाम था, ठीक है। तो ये जो थे, इन्होंने एक बहुत फेमस नारा दिया था, बहुत फेमस नारा है इनके द्वारा दिया गया, एक स्लोगन दिया गया है इनके द्वारा, वो है कि जो स्वराज है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको वापस लेके ही रहूंगा, ठीक है। तो ये इनका एक नारा है, वो भी मैंने आपको बता दिया, एक स्लोगन इनके द्वारा जो है वो दिया गया है। और दूसरा, जो बाल गंगाधर तिलक है, इनका नाम आता है जब हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका विभाजन हो गया था 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान। तो उस समय जब कांग्रेस जो था वो दो भागों में बट गई थी, तो पहला था नरम दल और दूसरा था गर्म दल। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, ये गर्म दल के सबसे प्रमुख सदस्यों में एक थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य की इनको उपाधि प्राप्त है, और ये राष्ट्रीय गर्म दल जो था कांग्रेस का, उसके सक्रिय एक नेता कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, सभी पढ़ लेने हैं आपने और याद रखने हैं। अगर आप नोट्स बनाते हो तो प्लीज इन चीजों को नोट जरूर करके रखा करो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ और बहुत बार इस क्वेश्चन के बारे में भी बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो अशोक जो थे, ये इनके शिलालेखों की लिपि क्या थी? ये जो अपने शिलालेख लिखते थे, तो ये कौन सी लिपि में अपने शिलालेख लिखते थे? तो ये इनके शिलालेखों की लिपि थी ब्राह्मी, ठीक है। बहुत जगह पे प्राकृत भी थी, लेकिन ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा जो शिलालेख हैं वो अशोक के द्वारा लिखे गए हैं। अच्छा, अशोक से रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। तो अशोक जो थे, ये इनका जो मन था वो कौन से युद्ध को देखकर बदला था? इनका जो एक भयंकर रक्तपात को देखकर इनका मन बदला था, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इन्होंने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था वो किस वजह से अपनाया था? तो ये एक कलिंग का युद्ध हुआ था, उसमें भयंकर रक्तपात हुआ था, हजारों की संख्या में नरसंहार हुआ था, बहुत सारे लोग जो थे वो बिना मतलब के, बिना कारण के मारे गए थे। तो उस रक्तपात को देखकर जो था वो अशोक का मन जो था वो बहुत विचलित था। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक से रिलेटेड कि ऐसे कौन से आप कह सकते हो बुद्ध के अनुयायी थे जिनकी शरण में जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का सोचा था, तो वो थे उपगुप्त, ठीक है। उपगुप्त का नाम आपने हमेशा याद रखना है। उपगुप्त ऐसे थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा था, ठीक है। इन्हीं के संपर्क में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने का जो था निर्णय किया था। और कलिंग का युद्ध आपने याद रखना है, उसके बाद ही अशोक का मन जो था वो विचलित हुआ था और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने का जो था वो सोचा था, ठीक है। तो बौद्ध के बहुत सारे शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। बाकी कुछ जो है वो प्राकृत जो लिपि है उसमें भी है, प्राकृतिक भाषा जो है उसमें भी है, लेकिन ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं, ठीक है। तो सारनाथ जो है सबसे बड़ा उदाहरण है अशोक के शिलालेखों का, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा शहर को किसने बसाया था? ठीक है, आगरा जो शहर है जहां पर आपको पता है ताजमहल है, ठीक है, उस शहर को किसने अपनाया था, बसाया था? तो वो था सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी कौन था? सिकंदर लोधी वो था जो दिल्ली पर राज करने वाली 5 सल्तनतें थी, इस्लामिक सल्तनतें जो थी 5, उनका जो अंतिम सल्तनत थी लोधी वंश, जो उसका एक शासक था, महान शासक था सिकंदर लोधी, ठीक है। तो ये अंतिम जो था वो अंतिम जो इस्लामिक वंश था दिल्ली के ऊपर राज करने वाला, उसका एक महान शासक आप कह सकते हो सिकंदर लोधी, ठीक है। तो आगरा शहर की बात की जा रही है यहाँ पर कि आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने बसाया था, ठीक है। तो बात करते हैं कि अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता कि अमृतसर शहर को किसने बसाया है,
ठीक है। तो अमृतसर शहर जो है वो मैंने आपको बता चुकी हूँ, गुरु रामदास जी के द्वारा जो है वो बसाया गया था। अकबर के द्वारा उनको भूमि जो थी वो भेंट के रूप में की गई थी, भेंट के रूप में दी गई थी। उसके बाद जो गुरु रामदास जी थे उन्होंने उसी भूमि पर अमृतसर शहर को बसाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दो मैंने आपको शहर बता दिए हैं कि किसने बसाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि वेदों की ओर लौटो, और मैं इस क्वेश्चन को भी बहुत बार पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं या आप पहली बार मेरी इस क्लास पर आ गए हो, ठीक है, तो आपने मेरी पिछली क्लासेस भी जाकर जरूर देखनी है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन स्पेशली करना चाहते हो तो सीटेट के लिए मैंने एक अलग से अपने चैनल पर प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेक कर सकते हो। मैंने आपको वहां पर ब्रीफली क्वेश्चंस जो हैं वो बताए हुए हैं, ब्रीफली पढ़ाया हुआ है वहां पर। तो आप बहुत अच्छे से वहां पर एक बेसिक से आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम कि वेदों की और लौटो का नारा जो है ये किसने दिया था। ये जो वेदों की और लौटो का नारा दिया था ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो वो है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इनके द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई थी, कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, कौन से समाज की, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और इनका जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। ठीक है, इनका जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था, ये भी आपने याद रखना है, बहुत एग्जाम में ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। और वेदों की ओर लौटो का नारा इनके द्वारा दिया गया था क्योंकि आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था थी जिसने वेदों उपनिषदों के बारे में सोचा था, जिसने जो है वो हमारे जो भारतीय सनातक धर्म है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। ये जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की संस्था कह सकते हो आप, आर्य समाज, उसके द्वारा वेदों की ओर लौटने का जो आग्रह था वो किया गया था। एक नारा दिया गया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। वेद आपको पता है हमारे चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चार मतलब वेद है। ठीक है, वो आपने पढ़ ली है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और शायद से मैं पहले भी आपको इस क्वेश्चन को बता चुकी हूँ, इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपका मिस हो गया होगा पिछली क्लास में, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, तो दूसरी बार आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, और इस 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं हम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम लड़ाई, या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो 1857 की क्रांति थी उसको किस और नाम से जाना जाता है। तो इसको कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम लड़ाई या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो इस समय जो था वो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। ठीक है, तो वो गवर्नर जनरल जो थे 1857 की क्रांति के समय भारत के, वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, इससे अब इससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि लॉर्ड कैनिंग जो थे ये अंतिम अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे। और ये जो थे इसके बाद 1858 में जो था वो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये अंतिम गवर्नर जनरल हुए और प्रथम उसके बाद शुरू किया गया वाइस राय का, वाइस राय का जो एक तरह से उसकी उपाधि को बदल गया गवर्नर जनरल की, और वहां पर वाइसराय बना दिए गए। ठीक है, तो प्रथम ये वाइसराय भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाता है कि भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, तो ये दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ लेने हैं अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसके निचले भाग पर उत्कीर्ण शब्द यानी कि लिखा हुआ शब्द सत्यमेव जयते। ठीक है, आपको पता है हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, क्या है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, उसके जो एंड में उसके निचले भाग में, ठीक है, किस संदर्भ में से लिए गए हैं।
ये जो सत्यमेव वर्ड है, सत्यमेव जयते, ये किस कहाँ से लिया गया है, ठीक है? ये कहाँ से वर्ड आया है? तो ये आया है मुंडकोपनिषद से, ठीक है? मुंडकोपनिषद जो है, वहाँ से ये वर्ड लिया गया है सत्यमेव जयते। और अगर आपसे सत्यमेव जयते का अर्थ पूछा जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि सत्य की अंततः जीत ही होती है, यानी कि सत्य हमेशा विजयी ही होता है, ठीक है? तो ये सत्यमेव जयते है, ठीक है? और ये राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में या हमारे जो राष्ट्रीय एक आदर्श के रूप में अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? जब हमारा संविधान जो है वो लागू किया गया था। 1950 को इसको दर्जा दिया गया था एक राष्ट्रीय आदर्श के रूप में, ठीक है? आदर्श वाक्य के रूप में सत्यमेव जयते जो है ये हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो प्रथम परमाणु संयंत्र है ये कौन सा था? भारत में जो पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर और बनाया गया था, ये कौन सा है? ये है तारापुर। तारापुर परमाणु संयंत्र जो है ये भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी जीके का ही रहेगा कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो थी ये किस नदी पर बनाई गई थी, ठीक है? तो ये थी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है? और ये दामोदर नदी पर ही बनाई गई थी, ठीक है? दामोदर नदी पर ही ये परियोजना बनाई गई थी। बहुउद्देशीय परियोजना इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये परियोजना सिंचाई के और बिजली बनाने के या फिर और भी बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, ठीक है? तो ये बनाई गई थी 7 जुलाई 1948 को, ठीक है? 7 जुलाई 1948 को ये बहुउद्देशीय भारत की प्रथम परियोजना बनाई गई थी। इसका नाम था दामोदर घाटी परियोजना और ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है ये बहुउद्देशीय परियोजना थी, ये भारत की पहली, ठीक है? और आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब बनाई गई थी, तो 7 जुलाई 1948 का टाइम आपने याद रखना है। 7 जुलाई 1948 को ये बनाई गई थी। अच्छा, आगे है करंट अफेयर का क्वेश्चन, ठीक है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि समझौता ज्ञापन क्या है? ये जो समझौता ज्ञापन है ये क्या है? तो ये है भारत और भूटान कृषि संबंधों को लेकर एक आजकल चर्चा चल रही है कि भारत और भूटान जो है ये आपस में अपने कृषि संबंधों को मजबूत करेंगे या कृषि के ऊपर बहुत सारा आपस में सोच विचार करेंगे, कृषि के जो काम है उसको मिलकर ही करेंगे। तो ये भारत और भूटान के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है? तो समझौता ज्ञापन आपने याद रखना है, ये भारत और भूटान का कृषि संबंध है, ठीक है? समझौता ज्ञापन में याद रखना है। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, तो अभी हाल ही में जापान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन सा जो वस्तु है वो भेंट में दी गई थी? तो जापान गए थे, आपको पता है मोदी जी जो है एक ऑफिशियल आप कह सकते हो जर्नी पे, तो वहां पर जो है मोदी जी को एक भेंट के रूप में वस्तु दी गई है, तो उस वस्तु का नाम आपने बताना है। तो जापान की यात्रा के दौरान जो प्रधानमंत्री मोदी जी को वस्तु दी गई है वो है दरुमा गुड़िया, ठीक है? दरुमा गुड़िया जो है वो दी गई है प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां पर जापान के यात्रा के दौरान, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरह से करंट अफेयर है, ये भी आपने पढ़ लेना है। समझौता ज्ञापन भी करंट अफेयर ही है, अभी हाल ही में इसके ऊपर हस्ताक्षर जो है वो किए गए हैं, ठीक है? तो ये सभी क्वेश्चंस आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मुझे कमेंट करके आप ये बता सकते हो कि आपको मेरी क्लासेस जो है वो कैसी लगती है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे, बेनिफिशियल आपके लिए ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।